हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। तो भाई लास्ट क्लास में हमने रिवरमैन की कहानी को शुरू किया था। रिवरमैन मैंने आपको समझाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिलेटिव मोशन का। तो फटाफट से रीकैप कर लें क्या क्या बातें हमने करी थी। बहुत ही थोड़ी सी बातें हैं और बहुत ही ईजी हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई ये अगर कोई रिवर है ऐसे, और ये रिवर अगर किसी यू स्पीड से बह रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये रिवर का फ्लो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर कोई ऑब्जर्वर, अगर कोई स्विमर यहाँ पर खड़ा है किसी ए पॉइंट पर, सच दैट परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ये कोई इमेजिनरी लाइन खींची मैंने, है ना। रिवर की जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है रिवर की, वो विड्थ है डी, है ना, ये डी। तो ये स्विमर जिस वेलोसिटी से स्विम कर सकता है, जिसको अपन वी का सिंबल देते हैं, वो वेलोसिटी क्या है, लास्ट क्लास में चिल्ला के समझाया था कि वो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर या विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये जो स्विमर है, ये स्विमर वी वेलोसिटी से और किसी भी एंगल थीटा, किसी भी एंगल, इस वर्टिकल लाइन के साथ कोई भी एंगल थीटा और वी वेलोसिटी से इस नदी में कूदता है स्विम करने के लिए, ऐसे थीटा एंगल पर, है ना, ऐसा। ठीक है, रिवर यू स्पीड से बह ही रही है, रिवर यू स्पीड से बह ही रही है। हेंस आदमी का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कहाँ से आ गया है? ये यहाँ से आ गया। इसको अगर उधर ले जाओ, है ना, इस टर्म को अगर उधर ले जाओ, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो हमारी बेसिक कहानी है रिलेटिव मोशन की। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको इधर ले जाएं आप अगर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये कहाँ से आ गई समझ में आनी चाहिए आपको, है ना, ऐसा है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या वेक्टर साइन दे रखा है v, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या वेक्टर साइन दे रखा है u। हेंस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज बेसिकली वेक्टर समेशन ऑफ v प्लस u, है ना। तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी वेक्टर ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये v वेक्टर है और ये हो गया u वेक्टर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये हो गया, और ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है जी, ऐसा। ऑब्वियसली वेक्टर ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ये आसान होगा, अदरवाइज सभी रिमेनिंग केसेस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना। हेंस हम इस वेक्टर ट्रायंगल की केवल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ही बात करें, और बाकी सिचुएशंस में इसकी बात ना करें। इससे आसान मेथडोलॉजी की बात करें, और वो आसान मेथडोलॉजी है। वैसे भी अगर वेक्टर्स आ जाएँ तो वेक्टर्स को IJK में तोड़ देने से क्या वेक्टर्स बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। वेक्टर्स का कहानी बहुत आसान हो जाती है। तो अगर इस डायरेक्शन को अगर अपन बोल दें x एक्सेस, और इस डायरेक्शन को अगर अपन बोल दें y एक्सेस, और ये जो भी लिखा है उसको IJ में ले आए, तो u वेक्टर तो u i कैप हो जाएगा, और v को एज अ वेक्टर लिखें तो v साइन थीटा v कॉस थीटा के कंपोनेंट आएंगे। सो दिस वुड बी देन इक्वल टू इसका वाला कंपोनेंट माइनस का v साइन थीटा माइनस का v साइन थीटा i कैप प्लस v कॉस थीटा v कॉस थीटा j कैप। ये तो v वेक्टर बना, ये तो v वेक्टर बना, और प्लस 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 u i कैप प्लस u i कैप, ऐसा बना, है ना। इसके x और y कंपोनेंट अलग अलग कर लें तो हमारे सामने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसका सीधा सीधा इस्तेमाल हमें कर लेना है विदाउट वरीइंग मच। Hence velocity of swimmer with respect to ground is equal to u minus of v sin theta I cap, u minus of v sin theta I cap प्लस वी कॉस थीटा जे कैप प्लस वी कॉस थीटा। जैसे मैं फटाफट करता हूँ ना, ऐसे आपको भी फटाफट अपनी कॉपी में इन सब चीज़ों को करना आना चाहिए। रटा हुआ नहीं है, मुझे कुछ भी रटा हुआ नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी कुछ रटें। मैं चाहता हूँ कि केवल आप समझ लें, क्योंकि वो जो समझ होती है वो फिर आपके साथ हमेशा रहेगी। फिर आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ अगर ठीक से बैठ जाए तो क्लियर सी बात है कि इस केस में, रिवरमैन के केस में क्लियर सी बात है कि रिवर मैन के केस में ना तो मैन के पास कोई एक्सेलरेशन है, ना रिवर के पास कोई एक्सेलरेशन है ना। इस केस में ग्राउंड फ्रेम से या रिलेटिव फ्रेम से या किसी भी फ्रेम से देख लो, एक्सेलरेशन सभी चीज़ों का जीरो है। एक्सेलरेशन सभी चीज़ों का जीरो है, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से रिवर को देखो, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से स्विमर को देखो, चाहे रिवर के फ्रेम से स्विमर को देखो, कहीं से भी किसी को भी देखो, सबका एक्सेलरेशन जीरो है। ऐसा होने की वजह से ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान सिचुएशन है। तो चूंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स वेलोसिटी हमेशा ये रहेगी ग्राउंड फ्रेम से स्विमर की, और वाई वेलोसिटी हमेशा ये रहेगी। कौन बदलेगा इसको? जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो कौन बदलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो,
acceleration of the swimmer with respect to ground is 0. I hope you are getting. Hence x and y velocities will remain respectively constant. तो ऑब्वियसली इस स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में ऑब्वियसली स्विमर जाएगा तो ऐसे, ग्राउंड फ्रेम से कोई देखेगा तो ये ऐसे जाएगा और किसी बी पॉइंट तक पहुंचेगा, है ना। ग्राउंड फ्रेम से कोई देखेगा स्विमर को तो स्विमर ऐसे जाएगा और किसी बी पॉइंट तक, वहां पर किसी बी पॉइंट तक पहुंचेगा, ऐसे ऐसे जाएगा और वहां किसी बी पॉइंट तक पहुंचेगा, है ना, ऐसे। ठीक है जी। तो कितना समय लगा इसको रिवर को क्रॉस करने में, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, विच इज टाइम टू क्रॉस द रिवर। हेंस टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगर मैं उसको टी बोलूं तो टाइम टू क्रॉस द रिवर वुड बी, रिवर वाई वेलोसिटी से क्रॉस होगी, ध्यान रखना है रिवर कौन सी वेलोसिटी से क्रॉस होगी, वाई वेलोसिटी से। तो जब वाई डिस्प्लेसमेंट डी हो जाएगा तो रिवर क्रॉस हो जाएगी, और किस स्पीड से हो रहा है वो, वी कॉस थीटा से। तो समय कितना लगेगा, डी डिवाइडेड बाय वी कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। Hence टाइम टू क्रॉस द रिवर इज लाइक d डिवाइडेड बाय v cos थीटा। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, रिवर के डायरेक्शन में जो वो बह गया है, फ्लो कर गया है, रिवर के डायरेक्शन में वो जो फ्लो कर गया है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। हेंस ड्रिफ्ट कितना हुआ है, ड्रिफ्ट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो ड्रिफ्ट कितना हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड थी u माइनस वी साइन थीटा और टाइम ये लगा है, तो ड्रिफ्ट कितना हुआ भैया, u माइनस ऑफ वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम t, u माइनस ऑफ वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम t, इतना तो हुआ है ड्रिफ्ट, और ये हुआ है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ये दो बातें खटाक से हमारे दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए, है ना। ये दो बातें बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, रिवर के लिए कभी कभी दो शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। उसको समझ लेते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, क्योंकि ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा को क्वेश्चन बोलेगा, है ना। ये एंगल थीटा दो तरह से दिया जा सकता है। ये एंगल थीटा रिवर फ्लो से भी दिया जा सकता है, और ये एंगल थीटा परपेंडिकुलर टू दी रिवर फ्लो, है ना, जो डायरेक्शन है जो मैंने अभी दिखा रखा है उससे भी दिया जा सकता है। तो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ये एंगल अभी इस सेंस में है, देखो ऐसा है ना, ऐसा ही एंगल है, ठीक। अच्छा, रिवर के बहने की जो दिशा है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और रिवर के फ्लो के अपोजिट जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो दो शब्द हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो रिवर के डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है रिवर फ्लो का, इस डायरेक्शन को बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, और ये जो दिशा है, इस दिशा को, इस डायरेक्शन को बोलेंगे अपस्ट्रीम, है ना। हेंस ये जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा को अगर मुझे शब्दों में कहना है, डायग्राम बना के नहीं, शब्दों में कहना है, तो पता है मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि द मैन स्टार्टेड स्विमिंग एट एन एंगल थीटा परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो अपस्ट्रीम। द मैन हैज स्टार्टेड स्विमिंग एट एन एंगल थीटा परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो अपस्ट्रीम। और वही अगर आदमी उस तरफ, ऐसा भी तो हो सकता था ये आदमी उस तरफ बहना शुरू करे, ऐसा भी हो सकता था कि वो स्विम उस दिशा में करने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता था, जैसे ऐसा भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था कि ये भाई साहब यहाँ हैं और इसी लाइन से थीटा एंगल डाउनस्ट्रीम ये बहने की कोशिश करे, ऐसा भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था। थीटा तो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो ये भी ऐसा भी एंगल हो सकता था थीटा। अगर ऐसा हो जाता, मान लेते हैं, तो वेक्टर डायग्राम कैसा बनता, ये तो v है, ये हो जाता u, फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता ये, और इसी डायरेक्शन में जो स्विमर है वो जाता। सही बात है। तो वेक्टर डायग्राम ऐसा बनता, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियसली इस केस में जीरो ड्रिफ्ट तो कभी हो ही नहीं सकती, इस केस में जीरो ड्रिफ्ट तो कभी सवाल ही नहीं उठता होने का, है ना। पर पॉसिबिलिटी तो ये भी है, तो ऐसे भी वो जा सकता था, ऐसे भी स्विम कर सकता था। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे, v वेक्टर, ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से the man is swimming or the boat is rowing, that would be from the perpendicular to the river flow at an angle theta, बोलो downstream। तो ये थीटा डाउनस्ट्रीम है, ये थीटा कैसा है, डाउनस्ट्रीम, है ना, ये थीटा है डाउनस्ट्रीम, ठीक है भाई, करेक्ट है। और हमारा पहले वाला जो थीटा था वो कैसा था, वो अपस्ट्रीम था। तो ये वाला जो थीटा है ये अपस्ट्रीम है। समझ लो दोनों बातों को बहुत अच्छे से, है ना। v वेक्टर हमेशा ही हमारे हाथ में, एटलीस्ट एंगल तो हमारे हाथ में है ही। तो ये एंगल थीटा कैसा है, अपस्ट्रीम। और वेक्टर डायग्राम कैसा भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन v क्या है और u क्या है। मान लेते हैं ऐसा बन गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो यहाँ जाके यहाँ पहुँचा, है ना। तो इस डायग्राम में थीटा कैसा है, अपस्ट्रीम। तो इस डायग्राम में थीटा इज अपस्ट्रीम, बोलो समझ में आती है बात, कहानी समझ में आती है, ऐसा है। कभी कभी वो स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो भी दे सकता है। अभी ये स्विमर वेलोसिटी का एंगल कहाँ से दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन क्या है, ये है परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो,
परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ही गड़बड़ पढ़ लिया तो फिर तो सॉल्व तो तुम क्या खाक ही करोगे, है ना। कभी कभी वो स्विमिंग का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो रिवर फ्लो से भी दे सकता है। वो ऐसा भी कह सकता है कि द मैन हैज स्टार्टेड स्विमिंग एट एन एंगल 120 डिग्री टू द रिवर फ्लो, 120 डिग्री टू द रिवर फ्लो। मान लेते हैं अगर वो ऐसा कहता है 120 डिग्री टू द रिवर फ्लो, तो मतलब जो हुआ वो ये हुआ कि रिवर फ्लो तो हो रहा है इस दिशा में और इस डायरेक्शन से 120 डिग्री रिवर फ्लो तो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये यू वेक्टर की दिशा है, यहाँ से 120 डिग्री, 120 डिग्री पर वी वेक्टर है, ऐसा, ठीक है जी। तो दिस एंगल थीटा या 120 डिग्री इज विद रिवर फ्लो से। तो ये 120 डिग्री और थीटा, तो ये जो थीटा है दैट इज विद रिवर फ्लो। कभी कभी बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, विद रिवर फ्लो। ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी तो सिचुएशन ये वाली बनेगी, और अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो सिचुएशन ये वाली बनेगी, ठीक है। पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक। तो एंगल थीटा को डिनोट करने के लिए 2-3 कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिफ्ट को भी समझाने के लिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में जो ड्रिफ्ट हुई है दिस इज डाउनस्ट्रीम, इस एग्जाम्पल में भी जो ड्रिफ्ट होगी दैट इज डाउनस्ट्रीम। अब सोचो अगर यू वेक्टर छोटा होता तो क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर भी आ सकता था? ऐसा भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? अगर रिवर फ्लो की उतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं है और वी वेक्टर बड़ा है तो ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। वी वेक्टर बड़ा ले रहा हूं मैं, ये वी वेक्टर है जो बड़ा है, और आपने अपस्ट्रीम थीटा एंगल पर स्विम कराया और यू वेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यू वेक्टर छोटा है, तो मान लेते हैं यू वेक्टर यहीं तक रह गया, ऐसा। तो अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या ये बनेगा? दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब की बार स्विमर कहाँ जाएगा? अब की बार स्विमर यहाँ जाएगा, और जो ड्रिफ्ट होगी क्या वो ड्रिफ्ट अब अपोजिट टू द रिवर फ्लो होगी। हेंस ड्रिफ्ट को भी डायरेक्शन वाइज समझाने के लिए कि हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट डाउनस्ट्रीम और ड्रिफ्ट अपस्ट्रीम, दिस इज ड्रिफ्ट डाउनस्ट्रीम, दिस इज ड्रिफ्ट डाउनस्ट्रीम, समझ गए? दिस इज ड्रिफ्ट डाउनस्ट्रीम एंड दिस इज ड्रिफ्ट अपस्ट्रीम, दिस इज ड्रिफ्ट अपस्ट्रीम, ठीक है जी। ऐसा शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। चलो जी, समझ में आती बातों में। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था, कि 2 ही तरह के केस हो सकते हैं, एक तो टी मिनिमम का केस और एक जीरो ड्रिफ्ट का केस। नॉर्मल सिचुएशंस में 2 केस हो सकते हैं। तो टी मिनिमम का केस कब होगा? टी मिनिमम का केस तब होगा जब सारा का सारा स्विमिंग वेलोसिटी रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स आदमी कोशिश करे स्विम करने की परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। तो टी मिनिमम का जो केस है वो और जीरो ड्रिफ्ट का जो केस है, ये 2 केस हैं। ये दोनों केस हमारे बिल्कुल जुबान पर होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है तो इसलिए जनरली वो पूछेगा नहीं वैसे, पर मेंस में पूछ सकता है। तो इसलिए मैं फटाफट करके दिखा रहा हूँ। तो टी मिनिमम के केस में क्या होगा भैया? टी मिनिमम के केस में जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि वो भाई साहब वी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो स्विम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन विल से दैट द मैन स्टार्ट स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, या द मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, और द बोट इज स्टीयर्ड परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। इस भाषा में बात करेगा वो, है ना। तो वी वेक्टर ये रहा, यू वेक्टर ये रहा, हेंस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आएगी, और वो भाई साहब वहां जाकर टका से टकराएंगे ऐसे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आनी चाहिए आपको बात, है ना। विड्थ ऑफ द रिवर डी है, तो कितना समय लगेगा क्रॉस करने में? डी बाय वी, और ये ऑब्वियसली टाइम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर ऑब्वियसली हो जाएगा डी बाई वी। एंड ऑब्वियसली इस केस में डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट होगी, ये है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, ये है ड्रिफ्ट, है ना। डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट होगी, और वो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या एक्स वेलोसिटी क्या है? यू, और टाइम कितना लग रहा है ये, है ना भाई। हेंस ड्रिफ्ट क्या है? तो इस केस में जो ड्रिफ्ट है दैट इज यू इंटू डी बाई वी, खत्म हो गया खेल, बहुत आसान, खत्म हो गई बात, ये होगी ड्रिफ्ट, दी एंड हो गया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक वेक्टर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, किसके बीच? वी यू और जो स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसके बीच। मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है, थीटा नाम नहीं ले रहा हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। थीटा उस एंगल को बोला है जो स्विमर वेलोसिटी का
परपेंडिकुलर के साथ एंगल है, जो कि इस केस में 0 है, जिसको हम थीटा बोलते थे वो इस केस में क्या है, वो इस केस में 0 है। हेंस रिजल्टेंट वेलोसिटी जो स्विमर की है उसका अगर एंगल अल्फा बनता है तो क्या tan अल्फा की वैल्यू u बाई वी के बराबर होनी चाहिए। tan ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू कितना, u बाई वी। देखो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ A पॉइंट से चला और वहां B पॉइंट पहुंचा, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मैन इन द रिवर। डिस्टेंस कितना चला, वो डिस्टेंस कितना चला बता सकते हो क्या, डिस्टेंस कितना चला है। AB चला है डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस AB चला है। AB की वैल्यू पूछ सकते हैं अपन, तो AB की वैल्यू अपन इस राइट एंगल ट्रायंगल से मजे से निकाल सकते हैं। एंगल 90 का है ही, ये D है, ये एंगल अल्फा है ना, करेक्ट है। तो ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज की अपने को जरूरत है, सही है। तो कॉज अल्फा की वैल्यू हो जाएगी क्या, D डिवाइडेड बाय AB। तो कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बेस जो कि है D डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है AB। हेंस AB सेक अल्फा, सॉरी AB इज D सेक अल्फा, तो D सेक अल्फा कितना भैया, D सेक अल्फा है ना भी। हेंस D सेक अल्फा, tan अल्फा आपके पास है, आप इसकी मदद से सेक अल्फा निकाल के वहां रख सकते हैं, है ना। tan अल्फा अपने पास है, tan अल्फा है u बाई वी, तो सेक अल्फा क्या हो जाएगा, ये कॉज अल्फा क्या हो जाएगा, कॉज अल्फा हो जाएगा v डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। सेक अल्फा इसका उल्टा हो जाएगा, हेंस दिस वुड बी लाइक d इंटू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, डिवाइडेड बाय v। दिस इज द डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को मैं एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, सही है। और ए से बी जाने में समय कितना लगा, समय लगाइए, हेंस कितना चला, इस स्पीड से चल रहा है, ये समय लग रहा है, तो कितना चला, दिस इंटू दिस, ये लो, है ना। इस स्पीड से चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है और इतना समय लग रहा है, तो कितना चला, d बाई वी इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का रूट। कैसे भी देख लो, रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है केवल, ये नहीं आएगा पर ये जो समझ है ये जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन नहीं आएगा पर समझ जाएगी, समझ आपके साथ जाएगी। तो रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, केवल समझने की कोशिश करें, लाइट हार्टेड रहें। कुछ फॉर्मूलेज रटने पड़ेंगे वो मैं बता दूंगा, है ना, पर ज़्यादातर चीज़ों को समझें, रटें नहीं, है ना। कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, वो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको केवल समझने पर जोर देना है, रटने पर नहीं। तो ये टी मिनिमम का केस था। और जीरो ड्रिफ्ट का केस मैंने आपको समझा दिया था कि जीरो ड्रिफ्ट का केस केवल और केवल तब बनेगा व्हेन v इज ग्रेटर देन u। अगर v u से बड़ा नहीं है तो जीरो ड्रिफ्ट का केस बन ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये समझना कि जीरो ड्रिफ्ट का केस अगर स्विमर ने ऐसे स्विम करने की कोशिश की तो कभी जन्म में नहीं बन सकता। इवन v भी u से बड़ा हो जाए तो भी नहीं बन सकता है। सही बात है, करेक्ट है। अगर डाउनस्ट्रीम उसने स्विम करने की कोशिश की तो कभी बन ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि स्विमर वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट आएगा, रिवर का भी एक्स कंपोनेंट आएगा, दोनों एक्स कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से उसने इस डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा पर स्विम करने की कोशिश की और अपन चाहते हैं जीरो ड्रिफ्ट हो जाए। तो जीरो ड्रिफ्ट तब होगी जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकल, दैट मींस इस दिशा में आ जाएगा, तो जीरो ड्रिफ्ट होगी। तो दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर, सो दैट ये सीधे जाए भाई साहब और यहाँ जाके टका से उधर जाके टकरा जाए, ये ए ये बी, क्लियरली ड्रिफ्ट हो गई जीरो। क्लियरली जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट हो गई जीरो, सही है। और इन अदर वर्ड्स आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो जीरो हो जाए। ग्राउंड फ्रेम से एक्स कंपोनेंट क्या था, u माइनस वी साइन थीटा। तो क्लियरली u माइनस ऑफ वी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो और साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू u बाई वी। वो बात हम इस वेक्टर ट्राइंगल से भी देख सकते हैं। देखो साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज u बाई वी, है ना। तो साइन थीटा शुड बी इक्वल टू u बाई वी। साइन थीटा की या थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू ऑब्वियसली तभी आएगी जब v बड़ा हो u से, क्योंकि साइन थीटा उनसे छोटा होता है, हमें पता ही है। हेंस ऑब्वियसली v ग्रेटर देन u होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। क्लियरली इस केस में जीरो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट जीरो है, पर टाइम मिनिमम नहीं है। टाइम मिनिमम इस केस में है ना। इस केस में डिस्टेंस मिनिमम, आप ऐसा कह सकते हैं। डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस चल रहा था ये डिस्टेंस मिनिमम है। तो जीरो ड्रिफ्ट का केस इज सेम एज डिस्टेंस मिनिमम का केस, इज सेम एज डिस्टेंस मिनिमम का केस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट टाइम इज नॉट मिनिमम इन दिस केस, बट टाइम इज नॉट मिनिमम, टाइम इज नॉट मिनिमम। देखने में लग रहा है कि टाइम मिनिमम होना चाहिए, सीधा ही जा रहा है, तो टाइम मिनिमम होना चाहिए, है ना, सीधा ही जा रहा है। पर किस स्पीड से जा रहा है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? बोलो फटाफट। इट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
Hence time to cross the river would be equal to d divided by under root of v square minus u square. Time to cross the river would be given by t is equal to d divided by under root of v square minus u square, and clearly this time is not minimum. Minimum time ये है d by v, वो तो v से तो d by v से तो ज़्यादा ही है ना, denominator v square minus u square, सही है. Hence obviously this time is greater than this time. तो ये मिनिमम टाइम का केस है भाई, ये केस 1 है रिवरमैन में और ये केस 2 है. ठीक है, तो इजी जो क्वेश्चंस बनते हैं मेंस वेंस के आसपास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इनके आसपास घूम सकते हैं, वो उनमें आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. और यहाँ से जो समझ हमने डेवलप करी है खासकर एक्स और वाई में तोड़ना और उसका एनालिसिस करना, ये समझ आपके साथ आगे भी चलेगी, आगे भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरी इनपुट. और अब मैं एरोडोव के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ रिवरमैन पर. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है एरोडोव में रिवरमैन पर जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ. पहला ही जो क्वेश्चन है 1.1, आप एरोडोव किताब खोलोगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही बड़ा जालिम टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है 1.1, जो रिवरमैन पर ही बेस्ड है ना भाई. और ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से इस किताब को काफ़ी टफ और मुश्किल समझा जाता है. पहला ही क्वेश्चन जानलेवा है एरोडोव, पहला ही क्वेश्चन खतरनाक है. ठीक है जी, तो उसको देखते हैं और देखते हैं जरा कितना खतरनाक है. हम भी तो देखें क्या खतरनाक है क्या, है ना. तो देखें जरा. मैं जब स्टूडेंट था और मैं जब किया करता था एरोडोव, इस क्वेश्चन को मैंने कम से कम 10,000 बार ट्राई किया होगा, होके नहीं दिया था इस क्वेश्चन ने, बड़ा मुश्किल था. और अब जब मैं वापस पीछे लौट के देखता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि इट इज़ सो ईजी. इट्स एन ओरल क्वेश्चन, इट इज़ एन ओरल क्वेश्चन, इट इज़ सो ईजी, इट इज़ एन ओरल क्वेश्चन. बट अगर सही तरीका ना पता हो, क्लैरिटी ना हो, तो आप मारते रहो सर मारते रहो भाई. जहाँ दरवाजा है वहीं से तो निकलोगे ना. तुम इस दीवार से सर मारते रहो और 10,000 बार सर मान लो तो थोड़ी दरवाजा बन जाएगी, तो थोड़ी आप क्रॉस करके निकल जाओगे, है ना. तो क्रॉस करके तो आप तभी निकलोगे किसी चीज़ को जब आप राइट सोल्यूशन तक पहुंचोगे. आप राइट सोल्यूशन पर ना पहुंचो और बस कोशिशें ही करते रहो बेमतलब की, तो उसका कोई अर्थ नहीं है. वो डंकी लेबर है फिर, है ना. वो दैट इज डंकी लेबर, क्या बोलते हैं उसे, गधा मजदूरी, है ना. गधा मजदूरी. तो गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है. गधा मजदूरी नहीं करनी है. गधा मजदूरी डंकी लेबर तभी करते हैं या तभी होती है जब हमको सही रास्ता नहीं पता है ना. तो हमको सही ना, तो माई जर्नी वॉज वेरी डिफिकल्ट, है ना. देयर वाज नो टीचर, नो वन, कोई समझाने पढ़ाने वाला नहीं था. जो सीखा खुद से सीखा, सर मार के सीखा, सर मार के सीखा और फिर भी IT पहुंचा, है ना. तो आप तो कितने ज़्यादा लकी हो, है ना. आप तो कितने ज़्यादा लकी हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे जैसे बाकी काबिल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं. तो हम सबके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, है ना. और मैं खुद IT गया और मैं 20 साल से पढ़ा भी रहा हूँ. तो वो जो सारा निचोड़ है मेरी लाइफ का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको उसी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ और रेस्पेक्ट के साथ ले रहे होंगे और उसका बेनिफिट उठाएंगे. वो आपके हाथ में है, वो आप कि उसको कोई नहीं देख रहा पर यूनिवर्स देख रहा है. मैं तो नहीं देख रहा पर यूनिवर्स देख रहा है. यूनिवर्स देख रहा है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या कर रहे हैं. उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं या उस अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हैं. ये जो आपका डिसीजन है अभी राइट नाउ, जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं, है ना, कि मुझे किस इंटेंसिटी के साथ, कितनी लगन के साथ, कितनी शिद्दत के साथ काम करना है, यही डिसीजन फाइनल आपका रैंक या फाइनल आपके सिलेक्शन होने या ना होने, या रैंक अच्छी या खराब का जो भी हो उसका कारण बनेगा. ऐसे ही रोज रोज जो हम डिसीजन लेते हैं, उन्हीं का एक्यूमुलेशन, उन्हीं का इंटीग्रेशन, उन्हीं का समेशन हो जाता है और वो फाइनली हमारी रैंक बनता है. तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में जाके फोड़ देने से कुछ हो जाएगा. रोज रोज आपको काम करना पड़ेगा. तो आ जाओ जरा क्वेश्चन को देखो. क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक रिवर है ना भाई. तो एक रिवर है ऐसे, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है. अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम्स ए राफ्ट इज अ वुडन ब्लॉक. तो देयर इज अ वुडन ब्लॉक ऑन दिस रिवर, एंड ऑब्वियसली द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड u. तो क्या ये वुडन ब्लॉक भी u स्पीड से ही बह रहा होगा? ऑब्वियसली u स्पीड से बह रहा होगा. लकड़ी का टुकड़ा रिवर के साथ साथ बह रहा होगा. तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम. तो एक मोटर बोट है ना. तो एक मोटर बोट है, ये एक मोटर बोट है, M का मैंने सिंबल दे दिया, एंड इट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, ऐसे जा रही है. एंड इट ओवरकम्स ए राफ्ट. अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम्स ए राफ्ट एट अ पॉइंट A. तो स्पेस में कहीं कोई पॉइंट है A, या मान लो कि जब इसने इसको ओवरकम किया तो यहाँ एक पेड़ था और उस पेड़ को हमने नाम दे दिया A. तो स्पेस में कोई लोकेशन थी A. तो क्वेश्चन कह रहा है अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम्स ए राफ्ट एट अ पॉइंट A. ठीक है. टाउ मिनट्स लेटर इट टर्न्ड बैक and after some time pass the raft at a distance of L from point A. समझना क्या हुआ,
क्वेश्चन कह रहा है कि टाउ मिनट्स लेटर इट टर्न बैक। अभी मैं ग्राउंड फ्रेम से आपको समझा रहा हूं, तो ग्राउंड फ्रेम से हम देख रहे हैं ऐसे, एंड ऑब्वियसली मान लेते हैं कि मोटर बोट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड, विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्पीड अगर v है, जो हम कॉमन कन्वेंशन लेकर चलते हैं, तो ग्राउंड फ्रेम से मोटर बोट की स्पीड v प्लस ही हो जाएगी ऑब्वियसली। क्वेश्चन कह रहा है कि टाउ समय तक ये मोटर बोट ऐसे ही चलती रही, तो टाउ समय तक मोटर बोट ऐसे ही चलती रही, मोटर बोट पहुंच गई यहाँ, और ये जो बोट है ये भी टाउ समय में ऑब्वियसली चलती रही, ये भी टाउ समय में चलती रही, और बोट आ गई यहाँ, बोट धीरे चल, ये जो वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक आ गया यहाँ, और मोटर बोट आ गई यहाँ, और समय कितना हो गया, समय लग गया टाउ। ठीक, अच्छा, तो क्वेश्चन कहता है कि टाउ मिनट्स लेटर इट टर्न बैक, तो टाउ टाइम बाद मोटर बैक ने तो टर्न बैक किया, तो टाउ टाइम बाद मोटर बैक ने टर्न बैक किया, तो मोटर बोट ग्राउंड फ्रेम से टाउ टाइम तक आगे गई और फिर इसने टर्न बैक किया ऐसे, और ये बोट ऑब्वियसली लगातार आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना भाई। तो अब टर्न बैक करने के थोड़ी देर बाद मोटर बोट और ये जो मोटर बोट है और ये जो वुडन ब्लॉक है, ये फिर दोबारा किसी जगह पर मिले, ये दोबारा फिर किसी जगह पर मिले। ठीक है जी, तो ये मोटर बोट और ये बोट दोनों फिर दोबारा किसी जगह पर मिले, और उस जगह का नाम अगर बी है, तो ये जो दूरी है वो है एल, एज पर दी क्वेश्चन। फिर से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है दी मोटर बोट मूव्स फॉर टाइम टाउ, टाउ टाइम पर उसने टर्न किया, तो टाउ टोटल टाइम नहीं है, टाउ इज टाइम ऑफ टर्निंग, टाउ इज टाइम ऑफ टर्निंग। उसके कुछ देर बाद, कितनी देर बाद ये नहीं बताया क्वेश्चन ने, टाउ टाइम के कुछ देर बाद, टाउ तो टाइम है टर्निंग का, टाउ टाइम के कुछ देर बाद ये जो मोटर बोट है, ये मोटर बोट इस राफ्ट को फिर ओवरकम करती है कहीं स्पेस में, किसी लोकेशन बी पर, मान लेते हैं यहाँ भी एक पेड़ है और वो है बी, और ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है एल। अगर ऐसा है तो फाइंड दी फ्लो वेलोसिटी, दैट मीन्स यू, फाइंड दी फ्लो वेलोसिटी। अगर ऐसा है तो फाइंड दी फ्लो वेलोसिटी। तो डेटा के नाम पर आपको केवल एल और टाउ, बस दो ही चीज दी हुई है, यू वगैरह तो मैंने लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन ने जो आपको डेटा दिया है वो टाउ और एल, दो चीजें दी हैं। तो वीडियो को पॉज करना, एरोडो आपके पास है, क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, दो मैंने समझा दिया है, और इसको ट्राई करना पहले, है ना। भले ही आपने हो सकता है पहले ट्राई किया, पर एक बार फिर से ट्राई करना और कोशिश करना कि कैसे हम इस क्वेश्चन को देखें। ठीक, वीडियो को पॉज करने के बाद तभी मजा आएगा आपको। अगर आपने ट्राई नहीं किया और अभी मैं सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे, और वो जो बात लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी। वो तभी लगेगी ना जब आपके अंदर उस बात को जानने की इच्छा होगी। खाना तभी लगता है शरीर को जब भूख होती है, तो वो भूख पहले हम वीडियो को पॉज करके डेवलप कर लें, और फिर उसके बाद हम खाने को खाएं। पहले हम भूख को डेवलप करें और फिर हम खाने को खाएं। ठीक है जी, हाँ जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सोचा होगा, समझा होगा, और आंसर बता दूं क्या पहले, है ना। तो पहले आंसर बता दिया जाए। तो पहले आपको आंसर बता देता हूँ कि आंसर क्या है इसका, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन में। तो भाई इसका जो आंसर है वो है, कहाँ गया, अरे आंसर है जो रिवर की स्पीड है u, दैट इज L डिवाइडेड बाय 2 टाउ, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है इसका, L डिवाइडेड बाय 2 टाउ। क्या करें अब, आपने कोशिश की होगी, तो ऑब्वियसली आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे होगे, डायग्राम भी मैंने चालाकी से ग्राउंड फ्रेम से ही बनाया हुआ है, क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से समझाया, सो दैट आप ग्राउंड फ्रेम से कोशिश करें सॉल्व करने की, जो कि हमारी पहली चॉइस है। पर अगर आपने ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश की तो ये क्वेश्चन काफ़ी उलझ जाएगा, मुश्किल होगा। पर अगर आपने रिवर के फ्रेम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की तो ओरल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये चित्र तो ग्राउंड फ्रेम से बना हुआ था, ये तो ग्राउंड फ्रेम का चित्र था, अब हम रिवर के फ्रेम में चल रहे हैं। तो हमारी चॉइस है ना, हमारी चॉइस, हम किसी के भी फ्रेम में जा सकते हैं। हम रिवर के फ्रेम में जा रहे हैं, तो रिवर के फ्रेम में जाने से क्या हो जाएगा, रिवर रुक जाएगी, है ना भाई। अब हम रिवर के फ्रेम में हैं, किसके फ्रेम में हैं, रिवर के फ्रेम में है। रिवर के फ्रेम में जाते ही रिवर रुक गई, यू वेलोसिटी गायब हो गई, रिवर रुक गई, रिवर रुक गया, और ये वुडन ब्लॉक भी रुक गया, क्योंकि ये भी तो यू वेलोसिटी से चल रहा था। तो वुडन ब्लॉक अपनी जगह पर रुक गया है ना भाई। तो ये वुडन ब्लॉक है और ये अपनी जगह पर रुक गया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा जी। और t = 0 से कहानी को शुरू करते हैं। t = 0 पर वो जो मोटर बोट थी, उस मोटर बोट ने इस वुडन ब्लॉक को ओवरकम किया, और चूंकि हम रिवर के फ्रेम से देख रहे हैं, तो मोटर बोट किस स्पीड से चल रही होगी, मोटर बोट v स्पीड से चल रही होगी। मोटर बोट v स्पीड से, रिवर के फ्रेम से मोटर बोट किस स्पीड से चलेगी, v से चलेगी, जाते समय भी और आते समय भी। बोलो, सही बात है ना, जाते समय भी और आते समय भी, जाते समय भी और आते समय भी मोटर बोट तो v स्पीड से चलेगी। ठीक है, अच्छा जी। और स्पेस में वो जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था a, ये वाला पॉइंट a, ये वाला पॉइंट a। चूंकि अपन रिवर के फ्रेम से देख रहे हैं, तो क्या ये पॉइंट a
ये पॉइंट ए रिवर के फ्रेम से देख रहे हैं, तो क्या ये पॉइंट ए पीछे की तरफ चल रहा होगा, ऐसे पीछे की तरफ चल रहा होगा विद अ स्पीड यू? सोच के देखो, बोलो। तो रिवर के फ्रेम से मोटर बोट v स्पीड से आगे जा रही है, और ये जो पेड़ है, ये जो पॉइंट है ए ये पॉइंट ए पीछे की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से? u स्पीड से। फिर क्या हुआ ये कि मोटर बोट आगे गई टाउ टाइम पर, तो ये मोटर बोट आगे गई टाउ टाइम पर इसने टर्न किया, तो यहाँ पर घड़ी में बज रहा है टाउ, टर्न किया और फिर दोबारा आके मोटर बोट को क्रॉस किया ऐसे। तो ऑब्वियसली जितना समय जाने में लगेगा उतना ही लौटने में लगेगा, रिवर के फ्रेम से हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना। हैंस जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा, तो जितना समय जाने में लगा उतना ही समय आने में लगा। कितना समय लग गया? 2 टाउ। कितना समय लग गया? 2 टाउ। और उस 2 टाउ समय तक ये ए भाई साहब लगातार पीछे भागते जा रहे हैं। ये मोटर बोट दोबारा जब इस वुडन राफ्ट को ओवरकम करती है तो स्पेस में जिस जगह पर करती है वो पॉइंट है बी, और पॉइंट ए कहाँ होगा? पॉइंट ए लगातार u स्पीड से पीछे जा रहा होगा, तो ये पॉइंट बी हो गया, और ए पॉइंट लगातार u स्पीड से पीछे जा रहा था, ए पॉइंट लगातार u स्पीड से पीछे जा रहा था, ए और बी के बीच की दूरी है l। तो क्या ए पॉइंट लगातार u स्पीड से चल रहा था, 2 टाउ टाइम तक चला, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कर लिया है वो है l, हेंस l वुड बी नथिंग बट u इंटू 2 टाउ। L would be nothing but u into 2 tau, hence u is nothing but L by 2 tau। खत्म हो गया क्वेश्चन। उसने ये तो पूछा था रिवर की फ्लो की स्पीड बताओ, तो रिवर फ्लो की स्पीड हो गई L डिवाइडेड बाय 2 tau। समझ में आया खेल? ऐसा है, ओरल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, सो इजी। पर रिवर के फ्रेम से देखें तो, ग्राउंड फ्रेम से देखें तो इट इज टफ, रिवर के फ्रेम से देखें तो इट इज ईजी, समझे? ऐसा है। चलिए जी, बढ़िया क्वेश्चन है। कम अच्छे क्वेश्चन है रिवर मैन पर, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन है। एक और अच्छा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं एरोडोफ का ही। क्या कह रहा है देखो जरा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.8 है क्वेश्चन का नंबर 1.8। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछ लिया गया, बहुत सारी बार पूछ लिया गया है। कह रहा है कि देयर आर 2 बोट्स ए एंड बी, दे मूव अवे फ्रॉम अ buoy एंकर्ड एट द मिडल ऑफ अ रिवर। ठीक है जी, तो एक रिवर है और देयर इज अ buoy एंकर्ड समझते हो? जमीन में वो जो शिप होता है ना, उसका वो ऐसे मोटा लोहे का वो होता है, जमीन में गिरा देते हैं तो शिप फिर अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, ऐसा समझ लें, ये एक buoy है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और रिवर बहती रहेगी नीचे से। तो रिवर यू स्पीड से बह रही है और स्पेस में एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि ये एंकर्ड है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 2 बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम ए buoy एंकर्ड एट द मिडल ऑफ अ रिवर अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है जी, तो 2 बोट हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स में जाती हैं, ए और बी। द बोट ए गोज अलोंग द रिवर एंड द बोट बी गोज अक्रॉस द रिवर। तो बोट ए जो है वो तो अलोंग द रिवर जाती है ऐसे, तो ये है बोट ए और ये अलोंग द रिवर जा रही है ऐसे। और मान लेते हैं कि बोट की जो स्पीड है वो स्पीड v है, अगर तो जाते समय विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर स्पीड v है तो फिर जाते समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v प्लस यू। और ऐसे ही दूसरी बोट है बी, और वो बोट बी परपेंडिकुलर टू द रिवर जा रही है, इसका मतलब उसका जो स्पीड v रहा होगा या जो वेलोसिटी v रहा होगा, उस वेलोसिटी v से उसको ऐसे स्टीयर किया गया होगा, और ये u वेलोसिटी ऐसे आई होगी ऐसे, हैंस उसका जो वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा √v² माइनस u²। तो दूसरा बोट है बी, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज √v² माइनस u²। आर यू विद मी? एंड वेलोसिटी ऑफ बोट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v प्लस u, है ना भाई? ऑनवर्ड जर्नी में, ऑनवर्ड मतलब आगे जाना, ऑनवर्ड। ठीक, अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। तो क्या कहता है कहता है हैविंग मूव्ड ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द buoy द बोट्स रिटर्न। तो दोनों बराबर दूरी तक चलकर, मान लेते हैं x दूरी तक चलकर, तो ये जाती है और यहाँ कोई पॉइंट है और कितना चल चुकी है x दूरी तक पहुँच के फिर ये टर्न करती है, तो इसका जो मोशन है वो ऐसा है। और ऐसे ही ये भी x डिस्टेंस तक जाती है और फिर टर्न करके ऐसे आ जाती है, तो इसका मोशन ऐसा है। दोनों बराबर डिस्टेंस तक जाती हैं। तो हैविंग ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंसेज बोथ द बोट्स टर्न एंड रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हेंस बोट ए जब लौटेगी तो बोट ए का क्या वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? v माइनस यू। बोलो, बोट ए जब लौटेगी तो बोट ए का क्या वेलोसिटी होगा लौटते समय? v माइनस यू। और बोट बी जब लौटेगी तब उस समय क्या वेलोसिटी होगा? बोट बी जब लौटेगी तो बोट बी को किस डायरेक्शन में आपने रो कराना पड़ेगा? बोट बी को किस डायरेक्शन में रो कराना पड़ेगा? ये अगर वर्टिकल था तो आपने बोट बी को ऐसे v वेलोसिटी से स्टीयर कराना पड़ेगा, सच दैट u वेलोसिटी से रिवर ऐसे बहाकर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे ले आए। बोलो, हेंस क्या बोट बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लौटते समय में भी √v² माइनस u² ही होगा। तो जब
रिटर्न जर्नी है, रिटर्न है ना, रिटर्न जर्नी है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ बोट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज स्टिल अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी माइनस यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हैविंग मूव्ड ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द BOA द बोट रिटर्न फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बोट्स TA by TB if velocity of each boat with respect to water is eta times greater than the stream velocity। मतलब क्या? मतलब v का जो वैल्यू है that is eta times of u। अगर ऐसा है तो आप तो मुझे रेशियो बता दो, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय बोट ए टू टोटल टाइम टेकन बाय बोट बी का रेशियो बता दो। ठीक है साहब, बता देंगे, उसमें क्या है। तो ए जो भाई साहब हैं, हाँ ए जो भाई साहब है, जो जाते समय v प्लस यू से गए और लौटते समय v माइनस यू से आए, है ना, तो ए भाई साहब को टोटल जो समय लगेगा वो TA कहलाएगा, और जाते समय जो टाइम लगेगा वो होगा x डिवाइडेड बाय v प्लस यू, और लौटते समय जो टाइम लगेगा वो होगा x डिवाइडेड बाय v माइनस यू, है ना। जाते समय जो समय लगेगा वो होगा x बाई वी प्लस यू स्पीड से जाएगा, और लौटते समय v माइनस यू से आएगा, तो लौटते समय x अपॉन वी माइनस यू टाइम होगा। हैंस दिस वुड बी इक्वल टू कितना, v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, और ऊपर में 2vx हो जाएगा। ये तो है t है, और ऐसा ही TB निकालें जरा, TB तो जाते समय भी यही स्पीड है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लौटते समय भी यही स्पीड है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हेंस टाइम कितना लगा, 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v का वैल्यू ईटा टाइम्स ऑफ u है, ये क्वेश्चन ने बता रखा था। खैर एनीवेज, पहले अपन TA बाई TB का वैल्यू देखें अगर, तो TA बाई TB का वैल्यू TA बाई TB रख दें तो 2x का टर्म कटा, तो v डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो नीचे में अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा। देखो ध्यान से, 2x तो एनीवे कट गया, v डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा, सही है, v डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा, और v है ईटा u, तो v का वैल्यू ईटा u और ईटा u वहां रख दो, तो फिर क्या हो जाएगा आंसर, ईटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1, सही है, ईटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ईटा का स्क्वायर माइनस 1 वुड बी दी रेशियो ऑफ टाइम, TA बाई TB का जो वैल्यू है वो आ जाएगा ईटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1। समझ गए हो, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कहानी है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन हमको रिवरमैन पर बन जाते हैं जो ईजी हैं, वैसे कोई खास मुश्किल बात नहीं है। अब मैं कुछ आसान क्वेश्चन लूँगा मेन्स टाइप के, उसको जरा देखिए मेन्स वाले लेवल पर, और फटाफट करने हैं ना, बिना रुके। तो बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पर क्रॉस कर रही है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जीरो ड्रिफ्ट का केस है, तो बोट शॉर्टेस्ट पाथ पर क्रॉस कर रही है ऐसे, तो दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब बोट को स्टीयर किया गया होगा ऐसे v स्पीड से, और ये u स्पीड रही होगी। देख लें जरा एक बार v का वैल्यू u से बड़ा है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर पूछा है, तो v का वैल्यू दे रखा है और u का वैल्यू पूछा है, और टाइम दे रखा है कितने टाइम में क्रॉस किया है, 15 मिनट में क्रॉस किया है, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस किया है, और 15 मिनट्स लगाया क्रॉस करने में। तो आपने बता देना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर, u का स्पीड निकाल देना है, और ऐसा है। और विड्थ कितनी थी, 1 किलोमीटर, इसकी जो विड्थ थी दैट इज 1 किलोमीटर। ठीक है जी, तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर ऐसे अगर स्टीयर किया तो ऑब्वियसली v cos थीटा y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो विड्थ 1 किलोमीटर की है, तो 1 किलोमीटर मतलब 1 × 1000 मीटर डिवाइडेड बाय v cos थीटा, v कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सबको ऐसा करते हैं आर में ही रखते हैं, फिर किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं ना, सबको बदलना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, तो सबको किलोमीटर पर आवर में ही रख लेते हैं। तो विड्थ है 1 किलोमीटर की डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर इंटू कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर इंटू कॉस थीटा। तो ये समय आ जाएगा किस में, आर में, और समय दिया हुआ है कितना, 15 मिनट्स, तो आर में कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 60। सही है, करेक्ट है। यहाँ से अपन कॉस थीटा की वैल्यू उठा लेते हैं जरा, कितनी है, तो 12 टाइम्स कटाइए, और 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। तो कॉस थीटा इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाय 5, कॉस थीटा आ गया 4/5। हमको चाहिए रिवर फ्लो वेलोसिटी, रिवर फ्लो वेलोसिटी इज v sin थीटा, हेंस
u चाहिए विच इज v साइन थीटा विच इज इक्वल टू v कितना था 5 और साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। तो कितना आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर विच इज योर आंसर नंबर बी। सही है, विच इज योर आंसर नंबर बी। करो जरा, कोशिश करो अपने आप करने की। टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अ स्विमर शुड स्विम मेकिंग एन एंगल थीटा विद द अपस्ट्रीम। बिल्कुल सही है, मेकिंग एन थीटा विद द अपस्ट्रीम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस इन द शॉर्टेस्ट टाइम टू दैट इन स्विमिंग अक्रॉस ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम है ना, अगर वो t1 है तो t1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी रिवर विड्थ d डिवाइडेड बाय उसकी स्विमिंग वेलोसिटी v। सही है। और दूसरा उसने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में स्विम करने में जो समय लगेगा अगर वो है t2 तो वो हो जाएगा ऑब्वियसली d डिवाइडेड बाय v cos थीटा। थीटा एंगल उसने खुद ही बता दिया, ठीक है जी। तो व्हाट इज द रेशियो, इन दोनों का रेशियो चाहिए उसको। तो बेसिकली t1/t2 चाहिए, तो t1/t2 इज व्हाट, t1/t2 इज cos थीटा। ये तो चाहिए बस, t1/t2 इज cos थीटा। आंसर आ गया, आंसर आ गया। साइन थीटा क्यों दिया है, थीटा एंगल किससे दिया है। टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अ स्विमर शुड स्विम मेक एन एंगल थीटा विद द अपस्ट्रीम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस इन द शॉर्टेस्ट टाइम टू दैट इन स्विमिंग अक्रॉस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अज्यूमिंग इज ग्रेटर देन दिस। तो cos थीटा आएगा यार, साइन थीटा क्यों दे रखा है, थीटा एंगल अपस्ट्रीम के साथ ही तो है। अच्छा, थीटा विद द अपस्ट्रीम, ओके, थीटा विद द अपस्ट्रीम का मतलब ये हो गया, रुको गड़बड़ हो गई। थीटा विद द अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब ये वाला डायरेक्शन। तो अगर उसने v वेलोसिटी से ऐसे स्विम किया है तो अपस्ट्रीम के साथ एंगल थीटा ये वाला एंगल हुआ, ठीक है जी। और हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए था, मतलब कौन सा वाला, साइन थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए था, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए ना ऐसा क्यों हुआ, अपस्ट्रीम के साथ दिया हुआ था इसलिए हुआ है, परपेंडिकुलर के साथ नहीं, अपस्ट्रीम के साथ। यही बात मैंने बताई थी, इसी का ध्यान रखना है ना। तो वहाँ cos थीटा नहीं साइन थीटा आएगा। आंसर सही दिया है उसने, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया साइन थीटा और आंसर हो जाएगा कौन सा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अपस्ट्रीम के साथ एंगल है। अपस्ट्रीम कौन सा दिशा, ये डायरेक्शन अपस्ट्रीम है ना, दिस डायरेक्शन इज अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के साथ थीटा एंगल, अपस्ट्रीम के साथ थीटा एंगल। A boat is rowed across a river perpendicular to the river flow at the rate of 9 km per hour. The river flows at the rate of 12 km per hour. Then the velocity of boat in km per hour is, ठीक। तो boat is rowed perpendicular to the river flow। तो boat को perpendicular to the river flow रो किया जा रहा है, मतलब v जो है वो है 9 और रिवर फ्लो से ऐसे परपेंडिकुलर रो किया जा रहा है। एंड रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 12, तो रिवर बह रही है 12 के रेट से ऐसा। तो आपने बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन किलोमीटर पर आवर। तो दिस बिकम्स द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इज इट नॉट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, है ना भाई, कितना 12 का स्क्वायर और प्लस उधर 9 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो वो आ जाएगा कितना 15, तो दिस इज 15। A boat which can move with a speed of 5 meter per second relative to water crosses a river of width 480 meter flowing with a constant speed of 4 meter per second। ठीक है जी। A boat which can move with a speed of 5 meter per second, तो ये क्या दे दिया है, ये v दे दिया है, relative to water क्या दे दिया है v, crosses a river of width 480 meter ये दे दिया है d, flowing with a constant speed of 4 meter per second ये दे दिया है u। What is the time taken by the boat to cross the river along the shortest path? शॉर्टेस्ट पाथ पर क्रॉस करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ पर क्रॉस करने का समय चाहिए। तो ये है अगर शॉर्टेस्ट पाथ, ये रिवर है, ये हमारी रिवर हो गई, और वो जो स्पीड है उस स्पीड से v स्पीड से ऐसे अगर थीटा एंगल पर स्विम करने की कोशिश करेगा, ये u है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है जी। अच्छा जी, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, u/v, है ना। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी u which is 4/v which is 5। तो cos थीटा कितना हो जाएगा 3/5, है ना। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर 480 मीटर की विड्थ है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर वुड बी इक्वल टू 480 मीटर डिवाइडेड बाय कितना v cos थीटा, डिवाइडेड बाय v cos थीटा, तो डिवाइडेड बाय v which is 5 into cos थीटा which is 3/5। ठीक, तो कितना आ गया ये सब कटा और आ गया 160 सेकेंड। तो आंसर आ गया हमारा 160 सेकेंड।
समझ में आती बात। अगला देखिए, अ मैन इज क्रॉसिंग अ रिवर फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 5 सेकंड, हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर शुड बी इक्वल टू, अ मैन इज क्रॉसिंग अ रिवर फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो रिवर फ्लो का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा उसने बता दिया। फिर क्या हुआ, ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 5 सेकंड, ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस, तो प्रोबेबली इसकी बात कर रहा है। ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, तो ये विड्थ दे दी, इसका मतलब 60 मीटर इन 5 सेकंड, और समय बता दिया 5 सेकंड का। हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर शुड बी इक्वल टू, व्हाट शुड बी हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, तो क्या ये जीरो ड्रिफ्ट का केस हो गया। हेंस अगर वो v वेलोसिटी से ऐसे स्विम कर रहा है और ये u वेलोसिटी है, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि कितनी होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए 60 मीटर चला है 5 सेकंड में, 12 मीटर पर सेकंड। हेंस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रॉम द डेटा शुड बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस वेक्टर ट्राइंगल से देखो तो क्या है, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना भाई। सो दिस इज लाइक अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या कैसे भी देख लो जैसे आपको अच्छा लगे, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 5, आदमी का वेलोसिटी पूछा है रिवर का वेलोसिटी 5 दे रखा है, तो 12 12 144 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ कितना 25, घूम के इधर आ गया, कितना बन गया 169 इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v कितना आ गया भैया 13 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू आ गया 13 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए मेंस से संबंधित, ठीक है जी, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी रोडो वगैरह के करा दिए। तो जो बेसिक थ्योरी है वो आपको अब अच्छे तरीके से पल्ले पड़ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, रिवरमैन की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रिवरमैन के बाद सेकंड जो एप्लीकेशन है रिलेटिव मोशन का वो है रेनमैन सिचुएशंस, जो और भी ज़्यादा आसान है, और भी ज़्यादा ईजी है, और भी ज़्यादा आसान है, उसको देखते हैं। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, रेनमैन सिचुएशंस, रेनमैन सिचुएशन, ठीक है। रेनमैन सिचुएशन का मतलब है कि बारिश हो रही है और कोई आदमी है जो चल रहा है या भाग रहा है, जो भी है, और वो आदमी बारिश को देखता है, तो उसको क्या दिखाई देगा, और उसके बेसिस पर चीज़ें चलेंगी आगे, ठीक। तो पहले तो हम बारिश को पकड़ते हैं, बारिश हो रही है, ठीक। तो लेट अस इमेजिन ये कोई क्लाउड है, ये कोई क्लाउड है और इससे बारिश हो रही है, ये ज़मीन है, ठीक। एंड लेट अस इमेजिन यहाँ भी चीज़ों को आसानी से रखने के लिए इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को मैं वाई एक्सिस बोल देता हूँ, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, तो जो रेन होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की केवल 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सीधा वर्टिकली गिरे ऐसे, या तो ऐसे गिरे, बारिश ऐसे गिर सकती है, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा हो, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा हो, क्योंकि वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा तभी तो बारिश नीचे आएगी, बारिश नीचे आ रही है, तो जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, वो तो नेगेटिव होगा। x कंपोनेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स अगर कोई आदमी स्टेशनरी खड़ा है तो उसको बारिश या तो सीधी गिरती हुई दिखाई देगी, या आगे की तरफ गिरती हुई दिखाई देगी, या ऐसे एंगल पर गिरती हुई दिखाई देगी, बस चौथा तो कोई केस ही नहीं हो सकता। इसका ये मतलब हुआ इररेस्पेक्टिव ऑफ की क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर हम ये सेट ऑफ एक्सेस ले लें, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन ऑलवेज बी अज्यूम्ड एज, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन ऑलवेज बी अज्यूम्ड एज vx i कैप माइनस vy j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन ऑलवेज बी अज्यूम्ड एज vx i कैप माइनस vy j कैप, जिसमें से vy तो चूंकि मैंने माइनस का साइन पहले ही लगा दिया है, तो vy तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, vx की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो vx जो है, vx भाई साहब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, vx भाई साहब नेगेटिव भी हो सकते हैं, vx भाई साहब जीरो भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि ये वाला जो केस है, इसमें vx कैसा है, पॉजिटिव, ये वाला जो केस है इसमें vx कैसा है, 0, और ये वाला जो केस है उसमें vx कैसा है, नेगेटिव, और तीनों ही केसेस में vy डाउनवर्ड है ना। vy मतलब इट्स लाइक माइनस vy j कैप है, तो vy अगर चूंकि मैंने माइनस का साइन पहले ही लगा दिया है, तो vy की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी,
ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि माइनस तो पहले ही लगा दिया आपने। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दैट मीन्स आपके पास फंडामेंटली दो अननोन होंगे, एक Vx जिसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, और दूसरा Vy जिसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस का साइन आपने पहले ही लगा दिया है। और हर क्वेश्चन को मैं शुरू यहीं से करूंगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन बाय दिस, लेट अस से। अब चूंकि इसमें दो अननोन है तो क्वेश्चन आपको दो इंफॉर्मेशन देगा, क्वेश्चन आपको दो ऑब्जर्वेशन देगा। क्वेश्चन कहेगा कि एक आदमी है, वो जमीन पर खड़ा है तो उसको ये दिखाई देता है, और फिर वो भागने लगता है तो उसको ये दिखाई देता है, या वो पहले किसी स्पीड से भाग रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तब उसको ये दिख रहा था, फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा ली, उसने इतनी कर दी, अब उसको ये दिख रहा है, जो भी है। तो मान लेते हैं कि एक आदमी है ग्राउंड पर और वो u स्पीड से x डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ui कैप हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, ui कैप हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ui कैप हो जाएगा। और इस आदमी को जो दिखाई देगा वो हम समझना चाहें वो क्या होगा, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हेंस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये वो होगा जो इस भागते हुए आदमी को दिखाई देगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन would obviously be equal to velocity of rain minus velocity of man, velocity of rain minus velocity of man. So it would be equal to Vx minus u I cap minus Vy j cap. Velocity of rain with respect to man would be equal to Vx minus u I cap minus Vy j cap. अब अलग अलग ऑब्जर्वेशंस पर ये कहानी अलग अलग चलेगी। जैसा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि दिस रनिंग मैन ऑब्जर्व्स द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। दिस मैन हु इज रनिंग ऑब्जर्व्स द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। इसका ये मतलब हुआ कि मैन के फ्रेम से रेन वर्टिकल गिर रही है, ग्राउंड फ्रेम से नहीं। मैन हूं, मैं देख रहा हूं कि बारिश वर्टिकली गिर रही है, तो मैन के फ्रेम से रेन वर्टिकली गिर रही होगी। वर्टिकली गिरने का मतलब है कि एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। हेंस जो रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका एक्स कंपोनेंट हम जीरो कर दें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। ये है जो मैन को ऑब्जर्व होगा। दिस इज व्हाट मैन वुड बी ऑब्जर्विंग। दिस इज ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ रेन बाय मैन। ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ रेन बाय मैन। दिस वुड बी द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ रेन बाय मैन, जो कि अलग अलग केस में क्वेश्चन अलग अलग जानकारी देगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो कह दे कि रेन वर्टिकली गिर रही है तो इसका मतलब हो गया एक्स कंपोनेंट हो गया जीरो। दैट मीन्स Vx माइनस यू को उठा के कर दो जीरो तो Vx की वैल्यू आ गई u। दैट मीन्स मैन जिस स्पीड से भाग रहा है वही वेलोसिटी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेन के पास भी है। तभी तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। और दोनों के बीच अगर कोई रिलेटिव मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा तभी तो रेन वर्टिकली गिरती हुई दिखाई देगी। सही बात है, पल्ले पड़ रही है बात? ठीक है। तो अलग अलग बात जानकारियां देगा वो, और उन जानकारियों से अलग अलग खेल चलेगा। ठीक, तो मैं फिर से वाइंड अप कर दूं। मैंने क्या बताया? मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी क्वेश्चन हो आप कैसे शुरू करोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप मान लोगे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन क्वेश्चन बताएगा, और फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को हम लिखेंगे, और फिर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सिचुएशन होगी वो कुछ ये होगी कि भैया ये आदमी है, ये आदमी किसी u स्पीड से भाग रहा है ऐसा, और इसको कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने लिखा Vx I कैप माइनस Vy j कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ui कैप, ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें बस 2-3 ही लाइन लिखनी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू Vx माइनस u I कैप माइनस Vy j कैप। ठीक। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि जब ये आदमी u स्पीड से भागता है ना भाई, तो मैन ऑब्जर्व्स रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। तो अब मैन की डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पर डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना भाई। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं उसको यहाँ पर जरा लिस्ट डाउन कर ले रहे हैं। केस नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकल। मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकल। मैन ऑब्जर्व्स द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकल। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ Vx माइनस यू। इस बात का जो मतलब हुआ वो ये मतलब हुआ कि Vx माइनस यू मस्ट बी इक्वल टू 0, और विच मीन्स Vx मस्ट बी इक्वल टू u। तो मैन की जो स्पीड है वही रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी।
दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैन ऑब्जर्व्स रेन एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। डायग्राम बना के भी इस बात को समझ लेते हैं। तो जो पहला केस है, जो फर्स्ट केस है, वो फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस में ये है, समझ लो, फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये है। सेकंड जो केस है कि मैन ऑब्जर्व्स रेन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ थीटा, तो वर्टिकल के साथ थीटा इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। हेंस जब भी वो ऐसा बोले आपको दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर चलना चाहिए, फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। तो सेकंड वाला जो केस है यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है उसकी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मैन यू स्पीड से भाग रहा है और मैन ये देखता है कि जो रेन है वो थीटा एंगल पर, वर्टिकल से थीटा एंगल पर गिर रही है। हेंस रेन वर्टिकल से थीटा एंगल पर गिर रही है, ये अगर वर्टिकल डायरेक्शन है तो या तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर ऐसा होगा या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर ऐसा होगा। तो आपको हमेशा ही दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर चलना चाहिए। फिर वो आपका कंफ्यूजन दूर करने की कुछ बात के लिए कुछ बात कहेगा, वो एक अलग बात है, पर आपको दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर चलना चाहिए। केस नंबर 2 में दो पॉसिबिलिटी, सीधी सी बात है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल है, उसने तो बता नहीं कि थीटा एंगल विद द वर्टिकल अहेड है या बैकवर्ड है, आगे है या पीछे है, तो बोला नहीं, तो हमें दोनों केसेस लेकर चलना चाहिए। सही बात है, अच्छा जी अब समझना क्या होगा। केवल मन में सोचो केवल मन में सोचो कि अगर मान लेते हैं ये केस होता कि मैन को रेन वर्टिकली गिरती हुई दिखाई दे रही है, अब अगर ये आदमी अपनी स्पीड बढ़ाता, अगर ये आदमी अपनी स्पीड बढ़ाता तो केवल इंट्यूशन से बताओ इस वेक्टर का क्या होता। अगर ये अपनी स्पीड u से बढ़ाकर 2u कर दे, 3u कर दे, तो इस वेक्टर का क्या होता। ये वेक्टर पीछे की तरफ जाता। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो है vx माइनस यू आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। u वैल्यू पर vx कैंसिल आउट हुआ था, अब u वैल्यू अगर मैं बढ़ा देता हूं और बढ़ा देता हूं तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाने से थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर बनेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आदमी भाग रहा है और भागते भागते अगर अपनी स्पीड बढ़ाता है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेन ड्रॉप्स क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगी, वो क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो वेक्टर क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो आपसे कहेगा कि मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूं, अगर रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी बढ़ाता हूं या आदमी के भागने की वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो एंगल वर्टिकल के साथ रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा केस हो सकता है। जैसे इसको मैं नाम दे रहा हूं 2a और इसको मैं नाम दे रहा हूं 2b, तो फटाफट से बताओ अगर u इंक्रीज करने पर एंगल डिक्रीज करता है, थीटा एंगल डिक्रीज करता है, तो कौन सा वाला केस होगा, 2a या 2b? 2a वाला केस होगा। तो मैंने जो आपसे कहा वो ये कहा कि एज मैन इंक्रीजेस यू, अपनी स्पीड अगर वो बढ़ाता है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल टर्न इन क्लॉकवाइज सेंस। ये कहा मैंने, इसको बात को जरा समझना, विल टर्न इन क्लॉकवाइज सेंस। अगर मैं u को बढ़ाता हूं, अगर आदमी अपनी रनिंग स्पीड बढ़ाता है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा, तो अगर ये वाला केस था तो एंगल थीटा घटेगा, और अगर ये वाला केस था तो एंगल थीटा बढ़ेगा। तो वो कहेगा कि भैया आदमी 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था और वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल था, उसने अपनी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ा के 30 मीटर पर सेकंड कर दी, एंगल 30 डिग्री से बढ़ के 50 डिग्री हो गया। इसका मतलब कौन सा वाला केस रहा होगा, ये वाला। और अगर एंगल 30 डिग्री से घट के 20 डिग्री हो गया तो कौन सा वाला केस रहा होगा, ये वाला केस रहा। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो आपको इस तरह की जानकारी देगा जो कि आपको समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप डिकोड कर पाओगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज है जिस पर थोड़े बहुत ठीक ठाक टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। दिस इज द ओनली थिंग टू लर्न इन रेनमैन केसेस, अदरवाइज रेनमैन केसेस वेरी इजी, कुछ भी उसमें है नहीं ज़्यादा कुछ करने समझने के लिए बस ये एक छोटी सी चीज़ है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाते हैं, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, ये आदमी है और ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था। ठीक,
तो क्वेश्चन कहता है कि मैन रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स raindrops to be falling at 30 degree with the vertical. ऐसा बोला क्वेश्चन है, raindrops to be falling at 30 degree with the vertical. फिर क्वेश्चन बोलता है when the man increases his speed from 10 meter per second to 20 meter per second. मैन आदमी अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड कर लेता है, तो when running at 20 meters per second he observes raindrop to be falling vertical. He observes raindrop to be vertical. अगर ऐसा है तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. उसका स्पीड बता दो, उसका डायरेक्शन बता दो, फलाना बता दो, ठिकाना बता दो, ये सब. फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो क्या करें भाई? पहले इस केस को देखते हैं. तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल है. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल है ऐसा. और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने पहले ही मान लिया है Vx i कैप माइनस Vy j कैप. क्वेश्चन तो यहीं से शुरू करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया है Vx i कैप माइनस Vy j कैप, और अपना ऑब्जेक्टिव Vx और Vy को निकालने का है. चूंकि 20 मीटर पर सेकंड से जब भागता है तो रेन ड्रॉप वर्टिकल गिरती हुई दिखाई देती है. इसका क्लियर कट मतलब है कि Vx की वैल्यू 20 है. सीधी सी बात है. इसका क्लियर कट मतलब है कि Vx की जो वैल्यू है वो है 20 मीटर पर सेकेंड. बोलो, सिंपल. Vx की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. हेंस इस इंफॉर्मेशन से हमने ये कंक्लूड कर लिया. ठीक. अच्छा, अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले केस में. चूंकि मुझे नहीं पता था कि 30 डिग्री आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इसलिए मैंने सेकंड वाले केस को पहले देखा. अब इस पर आ जाएं. तो जब वो 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा होगा, है ना भी, उस समय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर मैं लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगी क्या? Vx माइनस यू. तो Vx जो कि है कितना 20 माइनस यू जो कि है 10 आई कैप माइनस Vy j कैप. यही तो होगा. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो Vx तो 20 पहले निकाल लिया था. 20 माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस Vy j कैप. मतलब क्या? मतलब 10 आई कैप माइनस Vy j कैप. मतलब x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है. दैट मीन्स फर्स्ट वाले केस में जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, वो एंगल आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है? वो एंगल आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है? वो एंगल आगे बन रहा है. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना. और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है. समझे क्या? क्योंकि x कंपोनेंट पॉजिटिव आया है. ठीक. और अब क्या हम कह सकते हैं? 10-30 डिग्री वुड बी ये 30 डिग्री एंगल किससे? वाई डायरेक्शन से. देखना, वाई डायरेक्शन से एंगल है 30 डिग्री का. तो क्या 10-30 डिग्री वुड बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वाई कंपोनेंट. बोलो, क्योंकि वाई डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल है. हेंस 10-30 डिग्री वुड बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट बाय वाई कंपोनेंट, क्योंकि वो कंपोनेंट साइन का जाएगा, ये कंपोनेंट कॉस का जाएगा. एक्स कंपोनेंट है 10 और वाई कंपोनेंट है Vy. 10-30 डिग्री भैया 1/√3 होता है. तो Vy का वैल्यू कितना हो गया? 10√3. तो यहाँ से अपने को Vy पता चल गया कितना? 10√3. समझ गए? अभी अपने को Vx पता है और अपने को Vy पता है. हेंस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वुड बी इक्वल टू 20 आई कैप माइनस 10√3 j कैप. वो आपसे पूछ सकता है स्पीड बता दो रेन ड्रॉप्स की. तो ठीक है भैया, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो 10 तो कॉमन ही आ गया. ये 4 और 3 7, 10√7 मीटर्स पर सेकेंड. ये हो गया स्पीड. वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्राउंड पर अगर कोई आदमी खड़ा होता, चल नहीं रहा होता, खड़ा होता, ग्राउंड पर कोई आदमी खड़ा होता, तो उसको रेन ड्रॉप्स कितने एंगल पर और आगे या पीछे गिरती हुई दिखाई देती है. तो बेसिकली जो वेक्टर है इसको ट्रेस करने की बात हो रही है ना भाई. तो ये जो वेक्टर है x कंपोनेंट पॉजिटिव और y कंपोनेंट नेगेटिव. हेंस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर क्या ऐसा होगा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर. x कंपोनेंट पॉजिटिव और y कंपोनेंट नेगेटिव. और अगर ये वर्टिकल के साथ कोई एंगल अल्फा बना रहा होगा, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, और अगर ये वर्टिकल
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर वर्टिकल के साथ कोई एंगल अल्फा बना रहा होगा तो tan अल्फा की वैल्यू होगी x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट। हेंस tan अल्फा की वैल्यू होगी क्या, tan अल्फा की वैल्यू होगी x कंपोनेंट जो कि है 20 डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट जो कि है 10√3, है ना। तो 20 डिवाइडेड बाय 10√3 विच इज 2/√3। हेंस tan inverse of 2/√3 is the angle with the vertical made by the raindrops with respect to ground as seen by a stationary observer as seen by a stationary observer। क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है भाई, तो इस तरह का, और यही रिपीटेड नेचर होगा क्वेश्चंस का, यही रिपीटेड नेचर होगा, इसी तरह की बात करेगा। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन को समझाने के लिए या बताने के लिए एक और वो कभी कभी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है कि भाई आदमी के हाथ में है अम्ब्रेला, है ना, और वो रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला की जो स्टिक है, जो डंडी है, जो रॉड है, उसको वर्टिकल के साथ किसी एंगल पर लाता है। तो अरे यार, तो कहाँ थे हम? हाँ ठीक है, तो आ जाओ यार। हाँ ठीक है, तो वो वर्टिकल के साथ घुमाता है। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि अगर मेरे पास अम्ब्रेला होगा तो मैं उस अम्ब्रेला को किस ओरिएंटेशन में होल्ड करूंगा। जैसे मान लेते हैं रेन ऐसे गिर रही है, बारिश ऐसे आ रही है ना, रेन ऐसे गिर रही है, तो हम उस रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करेंगे। बारिश ऐसे आ रही है, मान लेते हैं ऐसे आ रही है बारिश, तो है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं, ठीक, वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ कोई एंगल अल्फा बनाते हुए रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, और मेरे पास एक अम्ब्रेला है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि बेस्ट प्रोटेक्शन उन रेन ड्रॉप से करने के लिए मैं अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करूंगा? क्या वो जो अम्ब्रेला है, क्या मैं उसको होल्ड करूंगा ऐसे, सच दैट अम्ब्रेला की जो स्टिक है, जो रॉड है, क्या वो इस तरह से रखूंगा मैं। हेंस क्या जिस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप्स आ रही हैं और जो रॉड का डायरेक्शन है, क्या वो एक ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? देखो ये क्या एक ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। हेंस ये जो अम्ब्रेला की डंडी है ना, ये जो अम्ब्रेला की डंडी है, ऐसी जो डंडी है ना, ये जो डंडी है, इसको वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट? अल्फा। वो एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा तो सेम है, अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा सेम है। बोलो, हेंस अम्ब्रेला की रॉड को वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर टिल्ट करना पड़ेगा? जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इज इट नॉट? मैन है यहाँ पर, आदमी खड़ा हुआ है ना, तो आदमी जमीन पर ये खड़ा हुआ है, ये सब पकड़ा हुआ है उसने। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा, क्या उतना ही एंगल अम्ब्रेला की स्टिक का वर्टिकल के साथ करना पड़ेगा? तभी तो बचेगा, है ना, तभी तो बचेगा, तभी बचेगा। समझ रहे हो? तो कभी कभी वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन कन्वे करने के लिए ऐसे अम्ब्रेला की बात वगैरह कर लेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल के साथ जितने एंगल पर आपको इसकी रॉड को पकड़ना पड़ेगा, उतने ही एंगल पर वर्टिकल के साथ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये है विद रिस्पेक्ट टू मैन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, ये आदमी अगर ग्राउंड पर खड़ा हो तो जरूर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, पर ये आदमी अगर भाग रहा होगा तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मैन रहेगा। और आदमी अगर भाग रहा है तो हवा भी लग रही है, अम्ब्रेला हवा से भी स्वे कर रहा है, उन सब चीज़ों को, उन सब इफेक्ट को हम छोड़ देंगे। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं? ऐसा है, ठीक। अच्छा, कभी कभी वो इस तरह की चीज़ को दूसरे तरह से भी कह सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कार की बात कर सकता है, कार की जो विंड स्क्रीन है उसकी बात कर सकता है, ऐसी बात कर सकता है। तो कार की जो विंड स्क्रीन है ना भाई, जैसे तुमने शायद देखा होगा कि जो पुराने ज़माने में जीप आया करती थी, उनमें जो विंड स्क्रीन है वो खुल जाती थी, ऐसे नीचे उसको गिरा सकते थे या उसको अलग अलग एंगल्स पर भी इंटैक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसी कोई कार है जिसका विंड स्क्रीन वर्टिकल के साथ हम घुमा सकते हैं, है ना, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और विंड स्क्रीन कार का जो है, मतलब जो आगे वाला शीशा होता है, विंड स्क्रीन बोलते हैं उसको अगर वर्टिकल के साथ हम उसका एंगल बदल सकते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि मैंने विंड स्क्रीन का वर्टिकल के साथ कोई एंगल कर रखा है अल्फा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ विंड स्क्रीन को कितने एंगल पर मैं खोल दूं सो दैट रेन से बेस्ट प्रोटेक्शन हो। यहां भी वही लॉजिक है कि रेन से बेस्ट प्रोटेक्शन होने के लिए, बारिश से ठीक तरीके से बचने के लिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार परपेंडिकुलर गिरना चाहिए इस विंड स्क्रीन पर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार परपेंडिकुलर गिरना चाहिए इस विंड स्क्रीन पर, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी बेस्ट प्रोटेक्शन हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार
परपेंडिकुलर टू द विंड स्क्रीन गिरना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर आ रहा है और इसको कितने एंगल पर हमने झुका दिया है, इन दोनों को आपस में कोरिलेट कराने की कोशिश करते हैं। ये वाला एंगल हमने अल्फा ले रखा है, ये एंगल 90 है ना भाई, और हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ फटाफट से, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कहानी फर्क पड़ गई है। क्यों? क्योंकि विंड स्क्रीन ऑब्वियसली रेन से परपेंडिकुलर है, यहाँ पर रॉड और रेन एक ही डायरेक्शन था, इसलिए अल्फा अल्फा सेम आया, वहाँ पर चेंज हो गया। तो अगर मैंने विंड स्क्रीन को अल्फा एंगल पर झुका दिया तो रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार वर्टिकल से 90 माइनस अल्फा एंगल पर होगा। अगर मैंने विंड स्क्रीन को वर्टिकल से अल्फा एंगल पर झुका दिया है, विंड स्क्रीन को अल्फा एंगल पर झुका दिया है, विंड स्क्रीन को अल्फा एंगल पर झुका दिया है, तो उधर रेन का विद रिस्पेक्ट टू कार जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। देख रहे हैं ज्योमेट्री से, ये दो चीजें और हैं जिस पर वो कभी कभी आपसे छोटी मोटी बात वगैरह कर सकता है। ठीक, फिर कभी कभी वो एक और कलाकारी भी कर सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन दे दें कि ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल और फिर उसके बाद ये इंक्लाइन प्लेन बन जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, तो मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भागता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। ठीक है, और पहले ऐसे भागता है, फिर इस इंक्लाइन प्लेन पर भागता है, तो फिर इस इंक्लाइन प्लेन पर भाग रहा होता है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है साहब, तो क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था, है ना भाई, लेट अस इमेजिन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अपीयर्स वर्टिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि फॉर पर्सन ए, ये ए है और ये बी है, तो क्वेश्चन जो कहता है वो ये कहता है फॉर ए रेन अपीयर्स वर्टिकल, रेन अपीयर्स वर्टिकल, फॉर ए रेन अपीयर्स वर्टिकल विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर ए रेन अपीयर्स वर्टिकल विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। आपने बताना है फॉर बी फाइंड एंगल ऑफ रेन विद वर्टिकल। ठीक, फॉर बी फाइंड एंगल ऑफ रेन विद वर्टिकल। अब देखो चालाकी से मैंने दो बातें आपको, एक ए जो है ऑब्जर्वर, उसकी दो बातें आपको बता दी, और वो ये कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकल है और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। हेंस अगेन अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इमेजिन कर लेते VXI कैप माइनस VY जे कैप, तो जो ए ऑब्जर्वर है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसकी दो बातें हैं ऑब्जर्वेशन की, एक तो रेन वर्टिकल गिर रही है, चूंकि रेन वर्टिकल गिर रही है तो क्या Vx का वैल्यू हो गया 10, सोच के देखो, चूंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल है तो क्या रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैन का वेलोसिटी मैच करेगा। हेंस आपको एक तो जानकारी Vx के बारे में मिल गई, तो इससे हमें दो जानकारियां मिल रही हैं, एक तो Vx के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, और दूसरा चूंकि उसने कहा कि रेन 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए जब मैं रेन को देखूंगा तो क्या रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए केवल माइनस VY जे कैप होगा, है ना, तो VY का वैल्यू आ गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। आर यू विद मी, आर यू एबल टू फॉलो? विद रिस्पेक्ट टू ए रेन ड्रॉप्स इज फॉलिंग वर्टिकल, तो एक्स वेलोसिटी तो कटी गई, तो ये वेलोसिटी जो रेन की वेलोसिटी वो क्या है, वो VY वाली है, हेंस VY की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको दोनों चीजें रेन ड्रॉप्स के बारे में बता दी, तो मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नोन हो गया है, कोई कष्ट नहीं है। ठीक है जी, अब बी ऑब्जर्वर भाई 10 मीटर पर सेकेंड से इस इंक्लाइन प्लेन पर भागने लगता है, तो अब हमें बता देना है कि बी ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा। ठीक, तो हम पहले लिखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मुझे पूरी तरह से मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया कितना 10I कैप माइनस 20 जे कैप, यहां तक तो कोई कष्ट है ही नहीं। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को भी अगर मैं लिख लूं एज अ वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को भी मैं एज अ वेक्टर लिख लूं, ऑब्वियसली ये x है और ये y है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा 10 cos 30 I कैप 10 sin 30 जे कैप, है ना भाई, तो 10 cos 30
तो दैट मीन्स 10 इंटू √3/2 मतलब 5√3, तो 5√3 आई कैप और 10 sin 30 मतलब 5 जे कैप प्लस का। ठीक, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। क्वेश्चन ने पूछा है एंगल बताओ वर्टिकल के साथ रेन का एस सीन बाय बी, मतलब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी विच इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो दैट वुड बी इक्वल टू 10 माइनस 5√3, 10 माइनस ऑफ 5√3 आई कैप माइनस 25 जे कैप। सही है भाई, 10 माइनस 5√3 है क्या, 5√3 इज ऑब्वियसली लेस देन 10, √3 का वैल्यू 2 से तो छोटा ही है, तो 10 माइनस 5√3 पॉजिटिव है और उधर 25 जे कैप में 25 तो पॉजिटिव नंबर है ही है। हेंस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बी की अगर बात करें तो उसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट ऑब्वियसली नेगेटिव है। हेंस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बी को अगर मैं डायग्राम वाइज दिखाना चाहूं तो क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बी ऐसा दिखेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बी, बोलो। और वर्टिकल के साथ एंगल पूछा है, वर्टिकल के साथ अगर ये थीटा एंगल पर है तो क्या tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट। हेंस एंगल ऑफ रेन विद द वर्टिकल वुड बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना, x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना है 10 माइनस ऑफ 5√3, जिसमें से 5 कॉमन ले लो तो 5 कॉमन 2 माइनस √3, 5 कॉमन 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय कितने भाई साहब 25 नीचे 25, तो 5 5 25। हेंस आंसर हो गया भैया tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस √3 बाय 5, खत्म। tan इनवर्स ऑफ, सो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 5, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 5। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा है। तो ये है कारस्तानी रेन मैन की, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल इसमें कार्यक्रम नहीं है, बहुत ही इजी है और खटाक से आपको रेन मैन वाले क्वेश्चन खा लेने चाहिए। रेन मैन पर ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए ना तो बनते हैं ना पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें ऐसा पूछने को कुछ है ही नहीं। किसी को अगर ये बात समझ में आ जाती है, अगर वो वेक्टर खेल लेता है तो कोई मुश्किल, तो फिर तो बहुत आसान है। हाँ, अगर आप जैसे बुक वगैरह देखेंगे तो उसमें सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें वो वेक्टर ट्राइंगल्स बना के सॉल्व करते हैं, है ना, ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करके, वो बहुत टफ है, वो बहुत मुश्किल है, उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसमें ज्योमेट्री लगती है तो वो टफ हो जाता है बहुत ज़्यादा। ज्योमेट्री एक टफ चीज़ है, ज्योमेट्री क्लिक करने के ऊपर बेस्ड होती है, आपको क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं कर गया तो फिर आप क्या करोगे, है ना। आईजेके में जब हम वेक्टर्स में ले आते हैं तो ये मैथमेटिक्स हो गई है, मैथमेटिक्स ईजी है ना, ये वाला मैथमेटिक्स ईजी है, इसमें केवल रिमोट एक्सरसाइज है, क्लिकिंग का इफेक्ट नहीं है, उधर क्लिकिंग करना पड़ता है ज्योमेट्री में, तो वो ज्योमेट्री को जितना हम अवॉइड कर सकें उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है जी, तो ये रेन मैन की कहानी थी। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो और आगे चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, आगे चलेंगे, इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रिलेटिव मोशन में खूब मज़ा आ रहा है। रिलेटिव मोशन बड़े मज़े लेने वाला टॉपिक है। प्रीवियस ईयर्स के आईटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो उनको, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। मैं भी कुछ अच्छे क्वेश्चन जो रिलेटिव पर पूछे हैं उनको अगली क्लास में लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास कंसेप्चुअली डिस्कस करने को जो रह गया है वो रह गया है एक तो विंड एरोप्लेन का केस, और फिर उसके बाद कुछ इंट्रिकेट केसेस होते हैं रिलेटिव मोशन में, जिसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह की कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो थोड़े इंट्रिकेट होते हैं, जो थोड़ी टफ चीज़ें हैं, उस पर हमें बात करनी और है, वो सब बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।